नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक मुलाकात डॉक्टर के साथ। आज मैं डॉक्टर फरहाना हूँ डॉक्टर समाना के साथ, जो फिजियोथेरेपिस्ट है और स्पाइन रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर रही हैं। तो कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस फातिमा लखनऊ से बोल रही हूँ। मुझे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई थी, रीढ़ की हड्डी से पानी निकल रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे 10 दिन के लिए बोला कि आप बेड रेस्ट करो। तो मैंने बेड रेस्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बेड रेस्ट 10 दिन के बाद आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से अपना ट्रीटमेंट करवाओ। तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि अभी 8 दिन हुए हैं और मेरा पेन थोड़ा कम हुआ है। तो कहीं मैं फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाऊं तो मेरा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आप मुझे समझा सकती हैं प्लीज? तो डॉक्टर समाना, अनीस फातिमा जो लखनऊ की हैं वो पूछ रही हैं, और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो हम काफ़ी लोगों के दिमाग में रहता है कि अक्सर हमें बोला जाता है कि अगर आपको बैक पेन है या फिर आपको कोई इंजरी हुई हो या कोई स्पाज्म आ गया हो तो आपको बेड रेस्ट लेना चाहिए। तो पहले हमें फिजियोथेरेपी लेना चाहिए या पहले रेस्ट लेना चाहिए? और जैसे वो पूछ रही थी, कहीं ऐसा तो ना हो कि अभी उनका पेन कम हुआ है, फिजियोथेरेपी से अगर उनका पेन बढ़ गया, कहीं ऐसा होने का चांस तो नहीं है? वालेकुम अस्सलाम। तो जैसे कि आपने बोला कि आपके रीढ़ की हड्डी से पानी आ गया, जैसे डिस्क प्रोलैप्स हम कहते हैं। यूजुअली अगर आप पहले देखें 10 साल 15 साल पहले एक रिसर्चर्स के हिसाब से एक कॉमन ट्रेडिशन था कि जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन हो तो 20 से 25 दिन या समटाइम्स 1 मंथ के लिए बेड रेस्ट बोला जाता था, और उसके बाद आपको बोला जाता था कि आप धीरे धीरे एक्टिविटीज़ रिज्यूम करें। लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में जो जितनी भी रिसेंट एंड मॉडर्न रिसर्चेस हुई हैं, उसके हिसाब से आपको 10 डेज़ या मैक्सिमम 12 डेज से ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप 10 डेज़ रेस्ट लीजिए, उसके बाद से आपको फिजियोथेरेपी ज्वाइन करना मस्ट होता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि इनको 8 डेज़ हो गए हैं और इनका पेन थोड़ा कम है, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 डेज़ हम फिजियोज़ भी एडवाइस करते हैं पेशेंट को रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि वो टाइम पे वो अपने पेन किलर्स पे होते हैं, उससे उनका इन्फ्लेमेशन कम होता है, एंड जब उनका पेन थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है देन वी स्टार्ट विद फिजियोथेरेपी। अब जैसे वो कह रही है कि उनको डर लग रहा है, आपको कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट फ़ौरन एक्सरसाइजेस पे नहीं डालेगा। फिजियोथेरेपी के लिए जाएंगे, पहले हम आपके पेन कंट्रोल पे ध्यान देंगे। पेन कंट्रोल के लिए हमारे पास बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारे करंट्स एंड वेव्स हम यूज़ करते हैं, जिससे आपका पेन कंट्रोल हो जाता है, एंड इनफैक्ट आपकी जो पेन किलर पे डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाती है। आपको इनफैक्ट थोड़े टाइम बाद पेन किलर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मशीन्स अपना काम कर लेती हैं। एंड सेकेंड थिंग, आप पेन किलर के साइड इफेक्ट से भी बच जाते हैं। सेकेंडली, जब एक्सरसाइजेज हम स्टार्ट करते हैं, हम बहुत ही नॉर्मल एंड ग्रेजुअली उसको बढ़ाते हैं। लाइक हम पहले बहुत ही मिनिमल मूवमेंट्स आपकी कैपेसिटी को देख के स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आप खुद अपने बॉडी में एवरी 4 to 5 डेज चेंजेस देखेंगे, एंड उसके हिसाब से हम आपकी एक्टिविटी बनाते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, जब आप फिजियोथेरेपी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक कि आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप जो अपनी एक्टिविटी स्पाइन प्रॉब्लम के पहले कर सकते थे, उसी लेवल से आप अभी भी कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, क्योंकि हम आपको इतना स्ट्रॉन्ग, आपके एरिया को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे आपके बैक मसल्स, आपके साइड मसल्स बैक के, आपके एप्स को, प्लस आपके हाथ पैर, जो भी मसल आपके कंडीशन की वजह से अफेक्टेड हैं, वो सबको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, और साथ ही ये भी ध्यान देते हैं कि आपका पेन कम हो। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं फिजियोथेरेपी लेने से। इनफैक्ट ये आपकी मदद ही करेगी, और अगर आपने इसको अवॉइड किया तो हो सकता है कि आपको कल को सर्जरी कराने की भी नौबत आ जाए। जैसे आपका 10th डे ख़त्म होता है, आप प्लीज़ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। तो अनीस फातिमा जी, आपको जो कंडीशन है जिसे डॉक्टर समाना ने कहा पीआईडी कहते हैं, वो आपके बैक मसल्स वीक होने की वजह से हुए हैं, जिसकी वजह से आपका पानी बाहर आ गया है। फिजियोथेरेपी आपको करेक्ट करवाएगा, वो बैक मसल्स जो है, आपके साइड मसल्स जो है, उनको स्ट्रेंथ देगा। अभी आप दवाई लेके बेड रेस्ट लेके आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, आपका सिर्फ पेन कम हो रहा है। डॉक्टर समाना ने जैसे कहा, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगी तो पहले वो आपका पेन कम करेंगे और बाद में ऐसे टेक्निक्स, ऐसे एक्सरसाइजेस देंगे जिससे आपके बैक मसल स्ट्रांग हो जाए, आपके हाथ पैर स्ट्रांग हो जाए, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ शायद ठीक हो सकती है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, और आपकी इंशाल्लाह आगे जाके सर्जरी होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो प्लीज़ डॉक्टर समाना की एडवाइस को फॉलो कीजिए और अपना 10th डे होने के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर जाके मिलिए। Can we please have the next question? Hello, Dr. Samana. How are you? My name is Zainab. I am 45 years old. I live in Dar es Salaam, Tanzania. I've heard a lot good about you from few of people here who have visited you there in Mumbai. Well, I have a question for you. I do walk on proper walking shoes.
but still I have a pain on my foot and on the knee, and it relates with the back pain too. I went for several times for the x-rays and the report are showing normal. Can you help me out with this? What to do further? Thank you. व्यूअर्स को हम बता दें कि ये जो कॉलर थी ज़ैनब, वो दार इस्लाम से थी, जिनके रिलेटिव्स, जिनके फ्रेंड्स डॉक्टर समाना से बॉम्बे में ट्रीटमेंट ले चुके थे। ये डॉक्टर समाना से पूछ रही हैं कि उन्होंने अभी अभी वॉकिंग स्टार्ट की है और बराबर वॉकिंग शूज़ पहनने के बाद भी उन्हें बैक में, नी में, पैर में पेन हो रहा है और एक्सरेज में भी कोई नतीजा नहीं दिख रहा है। तो वो डॉक्टर समाना से पूछना चाहती हैं उन्हें क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग ज़ैनब। सो जैसे कि आपने कहा कि ये वॉकिंग इन्होंने स्टार्ट किया है अभी एंड विद प्रॉपर शूज़ स्टार्ट किया है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप किसी प्रॉपर शूज़ के साथ जब भी वॉकिंग करें, क्योंकि वो आपके बॉडी के और बैक के, आपके नी के प्रेशर को नॉर्मलाइज रखता है। क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपके बॉडी पे एक अनवांटेड प्रेशर आता है जो आपके फ्लोरिंग से आता है। सो ऑफकोर्स वेयरिंग अ गुड शूज़ इज़ अ गुड आइडिया, बट आप किस तरह वॉकिंग कर रहे हैं वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइक अगर आप चलते हैं तो आपका पॉस्चर कैसा है और आपका वॉकिंग पैटर्न कैसा है। अगर वो गलत है और आप सही शूज़ पहन रहे हैं तो भी उसका कोई सेंस नहीं बनता एंड वो आपको हेल्प नहीं करेगा, वो आपकी कंडीशन को और ख़राब करेगा। अगर आपका पॉस्चर सही नहीं है और अगर आप सही शूज़ पहन रहे हैं तो शायद आपको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा उससे जो आपको नॉर्मल एक वॉकिंग से मिलना चाहिए। सो आप सबसे पहले अपना पॉस्चर देखिए कि आप जब चल रहे हैं तो आप किस तरीके से चल रहे हैं। लाइक आपका शोल्डर प्रॉपरली पुश्ड बैक एंड डाउन रहना चाहिए, ना ही कि टाइट होके अप और ना ही कि फॉरवर्ड होना चाहिए। सेकेंडली, आप ज़मीन पे देख के ज़्यादा नहीं चलिए। आप कोशिश करिए कि आप जितना हो सके अपने हेड को स्ट्रेट रखिए। बीच बीच में अगर होता है तो आप एक थोड़े मोमेंट के लिए नीचे देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी होती है हमारी नीचे देख के चलने की। नेक को कंटिन्यूसली बेंड करके मत चलिए, क्योंकि उससे आपके स्पाइन पे एक अनवांटेड प्रेशर आएगा। थर्ड थिंग, आप किस तरह से चल रहे हैं, आप अपना फुट ग्राउंड पे कैसे रख रहे हैं, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे आपके स्पाइन पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो जैसे कि अगर समझिए ये मेरा फुट है, तो हमेशा एक नॉर्मल चलने के लिए आपको सबसे पहले अपना हील रखनी चाहिए ज़मीन पे, फिर आपका फुट प्लेस होना चाहिए एंड देन हील अप एंड फुट अप। सो ये एक नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न है जो हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए एंड जो नेचुरली हम में आता है। बट जब आप शूज़ पहनते हैं तो यूजुअली यू कांट एक्चुअली जज कि आप कैसे चल रहे हैं, तो बहुत बार आप स्टैम्प करते हैं, जिससे आपके नी पे भी प्रेशर आता है, आपके बैक पे भी प्रेशर आता है। सो पॉसिबिलिटी है कि आपको उसके वजह से भी पेन हो रहा हो। तो आप एक बार ट्राई करिए जो मैंने आपको कहा है वो करेक्ट करने की। एंड सेकेंडली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी वॉकिंग स्टार्ट करें आप पूरे बॉडी का प्रॉपर वार्म अप करिए एंड फिर एंड में पूरे बॉडी का प्रॉपर कूल डाउन करिए। बॉडी स्ट्रेच करिए वॉकिंग करने से पहले एंड बॉडी स्ट्रेच करिए वॉकिंग करने के बाद। यूजुअली लोग वॉकिंग को ही वार्म अप समझते हैं, वो समझते हैं स्टार्टिंग का 5 मिनट्स वो वॉक कर रहे हैं एंड वही उनका वार्म अप है, एंडिंग में धीरे चलेंगे वही उनका कूल डाउन है, जो बहुत ही रॉन्ग है एंड इसके वजह से ही इतनी इंजरीज होती है लोगों को वॉक करने के बाद भी। सो आप एक प्रॉपर बॉडी वार्म अप लाइक स्पाइन स्ट्रेच, हैंड स्ट्रेच, नेक स्ट्रेचिंग, आपका नी स्ट्रेच करके वॉकिंग करिए एंड सेम चीज़ आप बाद में वॉकिंग खत्म होने के बाद करिए। सो ट्राई दिस, आई एम श्योर यू विल गेट अ गुड रिजल्ट विद दिस एंड डेफिनेटली योर पेन विल ऑल्सो रिड्यूस विद दिस। थैंक यू। सो ज़ैनब, आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। जैसे डॉक्टर समाना ने कहा, आप वो फॉलो कर लीजिए, वॉकिंग की टेक्निक इम्प्रूव कर दीजिए और वार्म अप और कूल डाउन ज़रूर कीजिए। डॉक्टर समाना, आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे ज़ैनब ने कहा शी इज़ 45 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने अभी वॉकिंग स्टार्ट की है, बट अक्सर हम देखते हैं कि जैसी एज हो जाती है तो चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, बैक पेन होती है, तो क्या फिजियोथेरेपी उसमें हेल्प कर सकता है? जी हाँ, जैसे आप अगर अभी 45 तो काफ़ी लेस है अगर आप एजिंग की बात कर रही हैं, तो आई थिंक आप अगर 60 प्लस के ग्रुप को देख ले, जो लोगों को हमेशा लगता है कि इनको स्पाइन एक्सरसाइजेस करने की क्या ज़रूरत है क्योंकि इनको तो वैसे भी पेन होएगा। अगर आप देखें तो एजिंग के साथ ऑस्टियोपोरोसिस ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है, यानी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स का वीक हो जाना, बोन्स के मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब कम हो जाते हैं, तो उसके वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बट अगर आप रिसेंट रिसर्चेस को देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस में एक्सरसाइजेस बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती हैं, क्योंकि अगर आपके बोन्स वीक हो रहे हैं स्टिल आपके मसल्स के साथ स्कोप है वर्क करने का। आप अपने मसल्स को स्टिल इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि वो आपके बोन्स को होल्ड करके रखे। सेकेंड थिंग, अगर आप रिसेंट एविडेंसेस देखें उसके हिसाब से वेट ट्रेनिंग अगर आप 60 प्लस लोगों को दें तो उनसे ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट को अगर आप वेट ट्रेनिंग कराते हैं मिनिमल ऑफकोर्स उनके लिमिट तक के, तो उसके रिजल्ट्स उनकी जनरल एक्टिविटी में, उनकी मसल स्ट्रेंथ में बहुत ही अच्छे पाए गए हैं।
तो आई डोंट थिंक सो कि आज के ज़माने में एक्सरसाइज के लिए या आपके बैक पेन कम करने के लिए या मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी एज है। देयर इज़ नो एज लिमिट। आप जो भी एज में हैं आप हमेशा स्टार्ट कर सकते हैं, बट खुद से मत स्टार्ट करिए। करेक्ट। एक गाइडेड ट्रेनिंग के अंदर करिए और एक प्रॉपर प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर रह के करिए। तो एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर समाना ने हमें बताई है कि कोई एज नहीं है एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए, मगर अगर आपको कोई फिजिकल कंडीशन हो जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या फिर अगर आपकी एज हो गई हो जिसमें ये सब कंडीशंस नॉर्मली पाए जाते हैं, तो ज़रूर आप पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए या स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट से मिलिए, ताकि वो आपको आपकी एज के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से एक टेलर्ड, एक डॉक्टर प्रोग्राम देंगे। हमारे पास एक वीडियो कॉल क्वेश्चन भी आया है, तो आइए हम उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। मेरा नाम आमिर नकवी है, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे आजकल कुछ दिनों से आफ्टर वर्कआउट मुझे लेफ़्ट साइड में नेक पेन बहुत हो रहा है। तो बस वो भी नेक पेन ज़्यादा दिन नहीं रहता है, बस 2-3 दिन ही रहता है और उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। तो क्या इसके नेक पेन के पीछे क्या वजह है? मेरे पोस्चर की वजह से हो रहा है या बस नॉर्मली ऐसे ही? तो प्लीज़ इसका जो है जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। शुक्रिया। डॉक्टर समाना, आमिर नकवी मुंबई से पूछते हैं कि जिम में एक्सरसाइज करने के बाद उन्हें नेक में पेन हो रहा है, तो वो वजह जानना चाहते हैं क्या एक्सरसाइज करने की वजह से क्या उनके नेक में पेन हो सकता है? जी वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जिम इंजरीज़ बहुत कॉमन हो गई है एंड उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है, क्योंकि जो भी जिम ज्वाइन करता है उनको बहुत ही जल्दी उनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, बाइसेप्स Fast बनाने results हैं, चाहिए। ट्राइसेप्स बनाने हैं, पतला होना है, मोटा होना है। इसके वजह से वो अपने बॉडी की कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके वर्कआउट करने लगते हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि उनको नेक पेन का प्रॉब्लम है, तो एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा वो जिम में वर्कआउट करते हैं, तो फर्स्ट थिंग कि आप कोई भी वेट ट्रेनिंग करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर पोस्चर में करें। यूजुअली क्या होता है कि जब आप बहुत सारे मूवमेंट्स बेंट नेक में बेंट नेक या फॉरवर्ड शोल्डर करके करते हैं तो आपके स्पाइन पे स्ट्रेन ज़्यादा आता है। तो आपके लिए एडवाइजेबल रहेगा कि आप जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं उसमें अपने शोल्डर्स को पीछे पुश्ड रखिए। वेट्स बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं करिए। जो आज के ट्रेनर्स यूजुअली आजकल काफ़ी ट्रेनर्स एक एक हफ्ते में उनके पाउंड्स बढ़ाते रहते हैं ताकि रिजल्ट्स जल्दी आ जाए। उसके वजह से ही आपके स्पाइन पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ जाता है, क्योंकि एक बॉडी को थोड़ा टाइम चाहिए कोई भी वेट के साथ अडेप्ट होने में। जब तक आप एक सेट के लिए अडेप्ट नहीं हो जाते हैं तब तक कि आप वेट इंक्रीज़ करने पे ध्यान नहीं दीजिए एंड अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए। अलॉन्ग विद दैट, जैसे मैंने पहले कहा वॉकिंग के लिए, वैसे ही वार्म अप एंड कूल डाउन कोई भी एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप नेक स्ट्रेचेस करिए, स्पाइन स्ट्रेचेस करिए, फिर बाद में अपनी नॉर्मल जो भी आप जिमिंग एक्टिविटी करते हैं वो करिए, और एंड में आपने जो मसल्स यूज़ किए हैं प्लस आपके एंटायर बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच करना मत भूलिए। आई एम श्योर अगर आप ये स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली फॉलो करना तो आपका नेक पेन थोड़ा रिलीज़ होगा। एंड तब भी अगर नहीं हो रहा है तो इट्स बेटर कि आप किसी नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को एक बार दिखाइए, वो आपको असेस करके आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू। तो मिस्टर आमिर नकवी, आई होप कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। अगर आपकी तकलीफ़ बढ़ रही है और अगर डॉक्टर समाना की एडवाइस फॉलो करने के बाद भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिलिए और अपने कंडीशन का असेसमेंट करवा दीजिए। तो डॉक्टर समाना, जाने से पहले क्या हमारे व्यूवर्स को आप स्पाइन फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहेंगी? जी, मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आप जितना हो सके अपने स्पाइन का खुद ही ध्यान रख सकते हैं। कुछ बेसिक टिप्स होते हैं, जैसे अगर आप थोड़ा केयरफुल रहें तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप जब लॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं या लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं तो ध्यान दें कि आपका एक पोस्चर प्रॉपर हो। जैसे कि मैंने अभी पहले अपने व्यूअर के क्वेश्चन पे कहा कि ऑलवेज ट्राई कि आप जब भी बैठ रहे हैं आपका शोल्डर पीछे पुश्ड रहे और नीचे रहे। आपका स्पाइन जो एस शेप हमारा स्पाइन का होता है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। आप चेयर पे अगर बैठ रहे हैं आपका हिप्स बैक पे कांटेक्ट में रहे। साथ ही अगर आपको चाहिए तो आप एक छोटा सा पिलो या टॉवल रोल करके अपने बैक पे रख सकते हैं। जब आप सीधा बैठते हैं तो कोशिश करिए कि आप दोनों पैर को फुट पे रेस्ट करके बैठें। साथ ही आपका जो लाइनिंग होता है हिप और नी का जो लाइन है वो 90 डिग्री पे रहे। जब आप सोते हैं तो ट्राई करिए कि आप एक प्रॉपर फर्म मैट्रेस पे सोए, या तो पिलो जो है वो ज़्यादा ऊंची या ज़्यादा पतली या बिना पिलो के भी नहीं सोए। जैसे लोग यूजुअली पहले होता था नेक पेन है बिना पिलो के सो जाओ, वो सबके लिए एडवाइजेबल नहीं है। सेकेंडली, आप कोई भी हैवी वेट उठा रहे हैं तो हमेशा, जिसके वजह से मैक्सिमम इंजरीज होती हैं, जब भी आप कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं कोशिश करिए कि आप अपने घुटने से बेंड होके वेट उठाएं, डायरेक्टली नीचे झुक के वेट नहीं उठाएं।
और जब आप वेट उठाएं तो अपने बॉडी के उसको पास रखिए, ना ही कि वेट को दूर पकड़िए, क्योंकि आज के टाइम पे जो मैक्सिमम इंजरीज हो रही हैं स्पाइन की वो इसी रीज़न के वजह से हो रही हैं। और साथ ही जैसे एक्सरसाइज में मैंने आपसे कहा, आप प्रॉपर वार्म अप एंड कूल डाउन ज़रूर से करिए। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर स्पाइन, ईट हेल्दी, अपना वेट मैनेज रखिए एंड कीप एक्सरसाइजिंग। तो नाजरीन, डॉक्टर समाना के सिंपल टिप्स से आप अपनी बैक प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम, हिप प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। ये टिप्स फॉलो करके अपने वेट को कंट्रोल करके इंशाल्लाह आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड जो था स्पाइन फिजियोथेरेपी के बारे में। अगर आपको स्पाइन फिजियोथेरेपी के बारे में और भी सवाल हो या फिर इन जनरल फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप डॉक्टर समाना की वेबसाइट पे उनसे पूछ सकते हैं। उनका वेबसाइट एड्रेस है drsamana.com। तो ये था आज का एपिसोड। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।